एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है जिसके S5 कोच में 2 लड़कियां बैठी होती हैं। टीटी साहब उनके पास पहुंच जाते हैं और उनमें से एक लड़की के पास टिकट नहीं होता। टीटी साहब उनसे बातचीत करने लग जाते हैं और बातचीतों में ही टीटी साहब उनके साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं, वो ये तक भूल जाते हैं कि उनकी ड्यूटी लखनऊ में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उन्हें लखनऊ उतरना है। वो लखनऊ ना उतरकर मुंबई पहुंच जाते हैं और उन लड़कियों का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, क्या है पूरी स्टोरी? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो आपको भी एक बार लगेगा कि वाकई में ही इंसान इस तरह के भी होते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये हकीकत की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ट्रेन की हकीकत की घटना है जो दिल्ली से मुंबई के लिए चलती है। उसके S5 कोच में 2 लड़कियां बैठी होती हैं। एक का नाम दीपिका होता है जिसकी उम्र 26 साल होती है। दूसरी का नाम रितिका होता है जो इसकी बहन होती है, 21 साल होता है। दोनों कोच में बैठी बैठी आपस में बातचीत कर रही होती हैं, गुड़गुड़ा रही होती हैं। जैसे ही थोड़ा सफ़र आगे बढ़ता है तो टीटी साहब वहाँ पर टिकट चेक करने के लिए आ जाते हैं। जो टीटी होता है जिसका नाम रोहित गुप्ता होता है। अब रोहित गुप्ता सभी लोगों से टिकट चेक करते हुए इनके पास भी पहुँच जाते हैं। तो इनसे कहते हैं कि आप मैडम अपनी टिकट दिखाइए। तो मैडम कहने लगती हैं कि मेरे पास मेरी टिकट नहीं है, मेरी टिकट जो है मेरे ससुर के पास है और जो D2 में बैठे हुए हैं। अब रोहित गुप्ता एकदम से इस तरह की बात सुनते हैं कि तुम्हारे ससुर D2 में बैठे हुए हैं और तुम यहाँ पर स्लीपर में बैठी हुई हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्यों हमें बेवकूफ़ बना रही हो? तुम सच बताओ कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुमने टिकट क्यों नहीं ली? उसके बाद उसके ऊपर फोर्स करने लगता है। तो यहाँ पर जो दीपिका होती है वो रोने लग जाती है। अब रोने को सुनकर टीटी उससे कहने लगता है कि आप शांत हो जाइए, आप रोइए मत, कोई बात नहीं, मैं पता कर लेता हूँ। उसके बाद उनके जो साथी होते हैं, दूसरे टीटी जो AC कोच में होते हैं, उनके पास फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि फ़लाँ डिब्बे में D2 में कुछ इस तरह के इस नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं क्या? फिर सामने वाला टीटी कहता है कि हाँ, इस तरह के व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होती है, लिस्ट में सारे नाम लिखे होते हैं। फिर उनसे वो टीटी कहता है कि तुम्हें इनकी टिकट चेक नहीं करनी है, मैं उस डब्बे में आ रहा हूँ, मुझे टिकट चेक करनी है। एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, वो कहती है कि इस तरह की मेरी टिकट वहाँ पर मेरे ससुर के पास है। वो कहता है कि सर कोई बात नहीं, आप आ जाइए। उसके बाद रोहित गुप्ता D2 में चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो कोच की जो सीट नंबर बताई जाती है उन सीटों पर जाकर पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या आपके पास एक रितिका नाम की लड़की की टिकट है? और उनकी हाँ सर हमारे पास है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ऐसा कैसे किया कि आप यहाँ पर AC के डिब्बे में बैठे हुए हैं और आपकी वो बहू बताई जा रही है, आप उसकी बहू को आपने स्लीपर में बैठा रखा है। तो यहाँ पर जो इस बहू की सास होती है कहने लगती है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, ये हमारा पर्सनल मामला है। फिर यहाँ पर टीटी साहब कहने लगते हैं कि ठीक है, उस लड़की की टिकट तो है, लेकिन उसके साथ एक और लड़की बैठी है, उसकी टिकट कहाँ है, उसकी टिकट दो। फिर यहाँ पर जो घर वाले होते हैं कि उसकी टिकट के बारे में हमें नहीं पता, उसकी टिकट वही बताएगी जिसके साथ वो बैठी हुई है। अब टीटी साहब सन्न हो जाते हैं और सन्न होकर वहीं पर बैठ जाते हैं। जैसे ही 5 मिनट बीतते हैं, 5 मिनट में उनकी बातचीतों को सुनने लगते हैं। जो इसकी लड़की की सास होती है वो कहने लगती है कि हमारा बेटा तो मर गया, लेकिन अब ये हमारे साथ रह रही है और ये अपनी बहन को भी हमारे साथ में लेकर आ गई। ये मानती ही नहीं और ये बहुत ही लड़ाकू है। इस तरह से ही इसका जीवन चल रहा है। जब टीटी साहब पूरा वाक्य सुनते हैं तो टीटी साहब वापस उसी डिब्बे का रुख करते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर कहने लगते हैं कि आपने अपनी टिकट तो ले ली, लेकिन जो आपके साथ में लड़की बैठी हुई है इसकी टिकट कहाँ है? वो कहने लगती है कि साहब इसकी टिकट तो नहीं है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? टीटी साहब कहते हैं कि इसकी टिकट आपको लेनी पड़ेगी, इसका फ़ाइन भी आपको देना पड़ेगा। अब जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि ठीक है साहब, आप बता दीजिए कितने पैसे बनते हैं। फिर उसके बाद टीटी कैलकुलेशन करते हैं, उसका फ़ाइन वगैरह लगाकर टिकट के करीब 900 रुपये बताए जाते हैं। उन दोनों के पास कुल मिलाकर ही 1000 रुपये होते हैं। 1000 रुपये टीटी साहब को दे देते हैं। टीटी साहब उनमें से 100 रुपये वापस दे देते हैं और उस लड़की की टिकट बना देते हैं। जैसे ही टीटी साहब टिकट बनाते हैं, तुरंत ही वहाँ पर एक खाने वाला पहुँच जाता है और कहता है कि मैडम ये लो, आपका ऑर्डर आ चुका है। लेकिन मैडम यहाँ पर कहने लगती है कि हमें ये ऑर्डर नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं।
जो सामने वाला है वो कहने लगता है कि मैडम आप मुंबई जा रही हो और आप कह रही हो कि खाने के पैसे नहीं हैं, तो आपने ऑर्डर क्यों दिया, आपको ऑर्डर ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि भैया हमने आपको कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है। उस व्यक्ति ने फिर उनकी तरफ देखा और कहा कि मैडम 170 रुपये की तो बात है, आप ऐसा क्यों कर रही हो, मैं बनवा कर ले आया हूँ, अब मुझे भी इसका जवाब देना होगा, आपने ऑर्डर दिया तभी मैंने इसको बनवा कर लेकर आया है, लेकिन आप इसके लिए मना कर रही हो। वहीं पर खड़ा हुआ टीटी देख रहा होता, टीटी कहता है कि आप कोई बात नहीं, इसको दे दीजिए, खाना ज़रूर खाना चाहिए, मैं इसके पैसे दे देता हूँ। फिर टीटी खुद अपनी जेब से पैसा दे देता है और उन्हें खाना दे देता है। इधर जो लड़की होती है जिसका नाम दीपिका होता है वो कहने लगती है कि साहब आप क्यों पैसे देंगे, आपका हमारा रिश्ता क्या है। यहाँ पर टीटी साहब कहने लगते हैं कि इसमें रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, पेट कोई रिश्ता नहीं जानता, ना ही पेट को रिश्ते की ज़रूरत होती है, पेट को खाना चाहिए तो आपको खाना चाहिए, आप खाना खा लीजिए प्लीज़, इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दोनों बहन उस खाने को खा लेती हैं। खाना खाने के बाद टीटी भी वहीं पर बैठ जाता है, दोनों से बातचीत करने लगता है। अब होते हैं वो कहते हैं कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। तो जो यहाँ पर लड़की होती है जिसका नाम दीपिका होता है वो कहती है कि आप शायद मेरे पति के बारे में पूछना चाहते हैं। कहता है कि हाँ मैं आपके पति के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पति मर चुके हैं, 1 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी है, मैं विधवा हूँ, 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी और जो वो कि बहुत ज़्यादा शराब। फिर वो टीटी साहब पूछने लगते हैं कि किस वजह से उनकी मौत हुई है। तो लड़की कहने लगती है कि साहब वो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करते थे और शराब की वजह से ही उनकी मौत हो गई। फिर इसमें टीटी साहब उनसे पूछने लगते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ में तुमने शादी क्यों की। टीटी साहब रोहित गुप्ता उनसे इसी तरह से फॉर्मल बातचीत करने लगते हैं। लड़की टीटी साहब से कहने लगती हैं कि साहब ये हमारी शादी इस तरह से हुई थी क्योंकि हमारे घर वालों को चाहिए था कि एक लड़का अच्छा सा मिल जाए, जो इनका परिवार है मुंबई में रहता है, अच्छा खासा कमाते हैं, इसलिए हमारे घर वालों ने इनके साथ में शादी तय कर दी। और इधर इनको भी चाहिए था कि एक गांव की सीधी सादी लड़की मिल जाए जो हमारे बेटे को संभाल सके, क्योंकि इनका बेटा पहले से ही शराब पिया करता था। 3 साल पहले हमारी शादी होती है, लेकिन 2 साल बाद ही मेरे पति की मौत हो जाती है। अब मैं अपनी बहन को इसलिए यहाँ से लेकर जाना चाहती थी क्योंकि मेरी बहन घर पर रहती है, लेकिन मेरे बूढ़े माता पिता हैं, वो इसको पढ़ा लिखा नहीं सकते। मेरी बहन पढ़ी लिखी है, ये कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। अब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसको अपने साथ ले जाया जाए और मुंबई ले जाकर इसको अच्छी सी जगह पर रखूँगी और वहीं पर ये नौकरी करने लगेगी। फिर टीटी साहब कहने लगते हैं कि जो तुम्हारे सास ससुर हैं वो तो साथ देंगे नहीं, फिर तुम इसको कैसे रखोगी, कैसे इसका गुजारा करोगी। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि साहब मैं भी एक नौकरी करती हूँ, 10,000 रुपये की नौकरी, उसी में से कुछ पैसे इसको दे दिया करूँगी और इसे एक अलग कमरा देकर वहीं पर रख लूँगी और वहीं पर इसे भी पढ़ा लिखा कर इसकी भी जॉब लगवा दूँगी। टीटी साहब उसकी बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और टीटी साहब को लखनऊ उतरना होता है। लखनऊ उतरने के लिए वो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ट्रेन झांसी पहुंच जाती है। फिर वो सुबह गुड मॉर्निंग कहने के लिए उनको वापस आ जाते हैं। दोनों लड़कियां टीटी साहब के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनती हैं और उसी चेहरे को देखती हैं तो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहने लगती हैं कि साहब आप तो उतर चुके थे, लेकिन आप दोबारा कैसे आ गए। फिर कहने लगता है कि मेरा मन ही नहीं किया उतरने का, इसलिए मैं दोबारा वापस आ गया। मैं अब आपके साथ मुंबई जाना चाहता हूँ। फिर उनके साथ मुंबई जाता है और मुंबई में इसी तरह की बातचीत करने लगता है और जाते जाते जैसे ही मुंबई स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली होती है, उस लड़की दीपिका की आंखों में आंखें डालकर वो बातें करने लगता है और कहने लगता है कि क्या मेरी आपसे दोबारा कभी मुलाकात हो सकती है, दोबारा कभी बात हो सकती है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर हो सकती है। फिर टीटी साहब उस लड़की से कहने लगते हैं कि आपका नंबर क्या मुझे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उससे मना करती है और कहने लगती है कि साहब मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे नंबर दे दो तो मैं आपके पास कॉल कर लूँगी। अब टीटी साहब अपना नंबर दे देते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। ये भी अपने घर चली जाती हैं। 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 दिन तक इनकी आपस में कोई भी बात नहीं होती। अब टीटी साहब को इंतज़ार होता है कि यहाँ पर इस लड़की का फ़ोन आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
अब टीटी साहब इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है, रात को 11 बजते हैं, 11 बजे एक घंटी टीटी साहब के फ़ोन पर बजती है। टीटी साहब तुरंत ही उस फ़ोन को उठाते हैं और सामने से आवाज़ आती है कि साहब मैं वही लड़की बात कर रही हूँ जो आपके साथ ट्रेन में थी। टीटी साहब बहुत खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। अब इधर दोनों की आपस में बातचीत होती है और इधर वो लड़की उससे पूछने लगती है कि आप तो लखनऊ उतरने वाले थे, लेकिन उस दिन मैं आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन आज पूछना चाहती हूँ आप मुंबई क्यों पहुँच गए। फिर टीटी साहब कहने लगते हैं कि मैं मुंबई आपके लिए पहुंचा था, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं, आई लव यू। जब टीटी साहब ऐसा वाक्य कहते हैं तो लड़की इधर से रोने लगती है, थोड़ी देर चुप हो जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि आई लव यू टू। अब टीटी साहब भी एकदम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ। ये पूरा वाक्य फ़ोन कटने के बाद वो अपनी बहन को बता रही होती है। बहन उससे कहती है कि ऐसे सर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे, तुम इनसे शादी कर लो। और तुमसे ये शादी क्यों करना चाहते हैं, उसकी क्या बड़ी वजह थी, वो भी उस लड़की के साथ में साझा किया उसने। कि बताती है कि इन्होंने बताया कि जब ये 6 साल के थे इनके पिता की मौत हो जाती है। मुझे पता है विधवा का दर्द क्या होता है। मेरी माँ ने ताने सुन सुन कर मुझे इतना बड़ा किया है, मुझे पाल पोस कर इस तरह का इस लायक बनाया है। मुझे पता है कि मेरे माँ के जीवन में किस तरह की कठिनाई है, एक विधवा के जीवन में किस तरह की कठिनाई होती है, किस तरह के आलछन उनके ऊपर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी इस तरह की बातों को सुनकर एकदम से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है, फ़ोन पर ही रोने लगती है। और फिर वो लड़का जो टीटी होता है वो कहने लगता है कि मैं ऐसी ही लड़की की तलाश में था कि जो लड़की विधवा हो, मैं उसके साथ शादी करूं। आज मुझे आप मिल चुकी हो और मैं आज आपके साथ में शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, इसी तरह से 1 महीने तक उनकी बातचीत होती है और 1 महीने के बाद उसके सास ससुर को भी पता चल जाता है। सास ससुर भी कहने लगते हैं कि इस लड़की ने हमेशा हमारा साथ दिया है, अब इसका भी भला होना चाहिए, क्यों ना इनकी शादी हो जाए। फिर दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोनों बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं और जो छोटी बहन होती है वो भी पढ़ लिख कर एक नौकरी में लग जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है, जरा सी भी प्रभावित करती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा करेगा कि हम आपके लिए फिर इसी तरह से सस्ता पर आधारित और घटनाएं आपके सामने उजागर करते रहें। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।